हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो हमारा पेरेंटिंग एडवाइस से रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को सही एज क्या है स्कूल भेजने की। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की रीसेंट गाइडलाइंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 ईयर से पहले फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ले सकता है आपका बच्चा। तो क्या गवर्नमेंट ने ये स्टेप ऐसे ही ले लिया? नहीं, इसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा। कोई ना कोई रिसर्च कमेटी बैठी होगी जिन्होंने ये सब डिसाइड किया होगा। ये गाइडलाइंस आने के बाद भी कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, जैसे कि प्ले स्कूल हो गया, नर्सरी हो गई, किंडरगार्टन। उसके अलावा मतलब 5 ईयर तक वो बच्चे को इंगेज रख रहे हैं। तो क्या रियल में इस सब की जरूरत है या नहीं? तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया। जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन थी तो ये वहीं से चला आ रहा है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। तो उनको लगता है कि जो बच्चा पढ़ लिख जाएगा वो बहुत अच्छा करेगा, तो इसलिए वो बहुत छोटी एज से ही बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए, उसको पढ़ाने को लेकर, उसकी लर्निंग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा सीरियस होने की वजह से क्या हुआ है कि बच्चे पर नोइंगली अननोइंगली बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा है। जो मेरी खुद की बेटी है वो अभी 20 मंथ ओल्ड है, और लोगों ने जब वो 1 ईयर की कंप्लीट हुई थी तभी मुझसे पूछना शुरू कर दिया था कि अच्छा तुमने इसके लिए स्कूल सोच लिया, तुमने इसे कैसे पढ़ाना है, आगे का क्या प्लान है। तो मैं उन लोगों के सामने सिर्फ स्माइल कर देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को समझाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और उस टाइम मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं उनके साथ इतना ज्यादा अपना दिमाग खराब कर सकूं, और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आना था। क्योंकि कुछ लोगों के साथ मैंने ट्राई करा था कि इतनी जल्दी भी बच्चे को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तो उन लोगों का रिस्पॉन्स इस तरह से आता था कि अरे खुद तो तुमने PhD कर ली और अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं क्या, बच्चों को ऐसे ही अनपढ़ रखोगे? तो मेरा आंसर यही होता था कि हाँ, मैंने ज्यादा पढ़ाई कर ली, इसलिए मुझे पता है कि बच्चे को मुझे कब स्कूल भेजना है, कब उसे स्कूल नहीं भेजना है, और जो उसकी बेसिक स्किल्स हैं, जो उसकी बेसिक क्रिएटिविटी है, उसको मैं घर पर ही कैसे एनहांस कर सकती हूँ, कैसे उसे सपोर्ट कर सकती हूँ, प्लस उसके साथ साथ ही उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रख सकती हूँ। तो क्या एक 2 साल के बच्चे का स्कूल जाना बहुत जरूरी है? आप अगर आजकल का करिकुलम देखेंगे तो 2 साल के बच्चे पर ही काफी ज्यादा बर्डन डालना शुरू कर दिया जाता है। स्कूल की एक टाइमिंग है, उस प्रॉपर टाइमिंग पे उसको उठना है, उसको जाना है। अभी उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा दूर रहने की आदत नहीं है, पर स्कूल के नाम पर उस बच्चे को पूरा दिन अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है। स्टार्टिंग में वो 2 या 3 घंटे से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाते हैं। उसके साथ साथ बच्चे को कुछ होमवर्क भी दिए जाते हैं, जिसका प्रेशर उस बच्चे पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि शुरू में वो बच्चा इतना ज्यादा फील नहीं कर रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स बहुत ज्यादा फील कर रहे होते हैं। स्कूल में कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं भी दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चे के साथ सिर्फ इंटरेक्ट करते हैं और उसको प्ले वगैरह में इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे के साथ ग्रेडिंग सिस्टम, उसका टेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है कि उसको टेस्ट देना है, उसके बाद उसके ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं, वहां से पेरेंट्स को टेंशन शुरू हो जाती है कि ओह, उस बच्चे का तो A+ आया और मेरे बच्चे का A आया, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई, बट मेरे बच्चे की कोई पोजीशन नहीं आई। सपोज किसी बच्चे के 100 में से 98 मार्क्स आए, या फिर अभी मार्किंग सिस्टम नहीं है लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम है, और किसी बच्चे का A+ आया, किसी का A आया, किसी का B आया। उन बच्चों को भी पता भी नहीं है कि A+ में क्या डिफरेंस है। वो बच्चा खुशी खुशी घर जाता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि मम्मा पापा मेरे 100 में से 98 मार्क्स आए हैं। तो पेरेंट्स कई बार इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि ओह, तुमने थोड़ी सी और पढ़ाई करी होती ना, तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आते, तुमने थोड़ी सी और मेहनत करी होती, और ध्यान दिया होता, या टीवी नहीं देखा होता, या इतना घूमने नहीं गए तो तुम्हारा भी A+ आता। तुम्हें पता है कि तुम्हारी फ्रेंड के इतने अच्छे मार्क्स क्यों आए? वो बहुत ध्यान लगा के पढ़ती है। तो अपनी तरफ से तो वो उस बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के मन में नोइंगली अननोइंगली एक अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं, जिसका बर्डन वो पूरी लाइफ अपने साथ लेकर चलता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कितनी एज में बच्चे को स्कूल जाना शुरू करना चाहिए? और स्कूल से मेरा मतलब यहाँ पर हर स्कूल से है, चाहे वो डे केयर हो, चाहे वो प्ले स्कूल हो, चाहे किंडरगार्टन हो, मतलब फर्स्ट से पहले की क्लासेस भी। तो क्या उस बच्चे का स्कूल जाना जरूरी है? क्या उसे वो बेसिक चीजें वो घर पर नहीं सीख सकता? फिर आप बोलेंगे कि आज के टाइम पे क्या है, दोनों पेरेंट्स जो है वो वर्किंग होते हैं, वो बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, दोनों को अपनी जॉब करनी है, दोनों को अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो वो उस बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, उतना अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्हें उसे डे केयर में या फिर प्ले स्कूल में छोड़ना पड़ता है। प्लस वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी करियर में आगे बढ़े, उनकी तरह ग्रो करे, अपने करियर को लेकर सीरियस रहे। बहुत सारी फेमस सेलिब्रिटीज या बहुत हायर पोजीशन पे जो फीमेल्स हैं वो भी इस तरह से कई बार बताती हैं कि एक फीमेल को अपना लाइफ बेबी होने के बाद सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, उसने अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम अपनी लाइफ को, अपने करियर को दिया होता है, तो वो क्यों सैक्रिफाइस करे। और अगर हम मेल्स की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल्स पर स्टार्टिंग से कभी डाली ही नहीं गई कि बच्चे को लेकर उनको इस तरह से सीरियस होना है कि उनको अपनी जॉब, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़े। लेकिन अगर आप उस सैक्रिफाइस के लिए रेडी ही नहीं हो तो अभी बेबी करने के लिए भी आप रेडी नहीं हो। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, दोनों में से एक इंसान बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, तो दोनों में से कोई भी, ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में से एक इंसान कभी कोई मैनेज कर ले, कभी कोई मैनेज कर ले, तो इस तरह से अपने काम को, इस तरह से अपनी जॉब को मैनेज कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा अगर आप होम स्कूलिंग नहीं भी करा सकते हैं तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम आप खुद से दे सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो आप एक्सटेंडेड फैमिली की हेल्प ले सकते हैं कि मतलब ठीक है, अगर आप खुद से उस बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई आपके पास इस तरह का पर्सन हो जो उस बच्चे को टाइम दे
सके। क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों में एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, आप कुछ चीज़ों में मैनेज करने के लिए रेडी नहीं है, तो आपको बेबी करने के लिए भी रेडी नहीं होना चाहिए। अगर आप बेबी कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझिए, क्योंकि वो इस दुनिया में अपने आप से नहीं आया है, आपने ही डिसाइड किया, आप ही उसको इस दुनिया में लेके आए। आप उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हैं या उसे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मतलब उसकी वजह से आपकी चीजें हिंडर्ड हो रही हैं, आपकी चीजों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप फिर उन डिंग कपल की तरह क्यों नहीं बन जाते? आप भी उन डिंग कपल की तरह बन जाइए और फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पैसा कमाते रहिए और फ्यूचर में सोचिए कि अपने बच्चे के लिए ही तो जोड़ रहे हैं हम। पैसे का वो क्या करेगा अगर आप उसे एक अच्छा इंसान ही नहीं बना पा रहे हैं? आपने वो हिंदी कहावत शायद सुनी हो, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इस छोटी सी कहावत में एक बहुत ही अच्छा मैसेज छुपा हुआ है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर आपकी संतान जो है वो खराब है तो धन संचय करने का कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी जोड़ लो वो सारा कुछ उजाड़ देगा। और जो दूसरी लाइन है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और अगर आपकी संतान बहुत अच्छी है तो धन संचय करने की नीड वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए सब कुछ खुद ही कर सकता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी परवरिश अच्छे से करके उसको एक अच्छा इंसान बनाना। दोनों ही कंडीशन में धन संचय करने की मतलब बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की बहुत नीड नहीं है उसके लिए। वो अपनी लाइफ को खुद से सरवाइव कर सकता है अगर उसको आप उस तरह से कैपेबिलिटी देंगे। उसके अलावा अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो 5 ईयर की एज तक बच्चे के जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप होते हैं, जो कनेक्शन है न्यूरॉन्स के बीच में वो क्रिएट होती है। तो बच्चा जब इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में फुल्ली फ्रीडम के साथ जब ग्रो करता है तो वो न्यूरॉन्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, उस पर किसी चीज का प्रेशर नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई वर्कलोड नहीं होता, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करता और उसका माइंड जो है वो बहुत अच्छे से ब्लूम होता है। लेकिन जब हम उस बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें इतने में से इतने मार्क्स लाने हैं, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर लेना है, वहां पर हर तरह के बच्चे आते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना है, तो उस बच्चे पर नोइंगली अननोइंगली बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जिससे कि उसके जो न्यूरॉन्स बनने की प्रोसेस है उसमें कहीं ना कुछ इश्यूज आते हैं और वो उस तरह से ब्लूम नहीं कर पाता, उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता जिस तरह से वो नेचुरली ग्रो करता। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे कि ग्रीन हाउस में क्या होता है कि आप आर्टिफिशियली कुछ पेड़ों को ग्रो करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि नेचुरली जिस तरह से वो पेड़ ग्रो हो रहा है उस तरह से वो ग्रीन हाउस में नहीं ग्रो हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई आर्टिफिशियल चीज एक नेचुरल चीज को कम्पीट नहीं कर सकती, दोनों में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस दिखेगा। तो उसी तरह से जब एक बच्चे को आप आर्टिफिशियली ग्रो करोगे, उसको प्रेशर में रखकर, उसके ऊपर बर्डन डालकर, तो वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस तरह से वो नेचुरली ग्रो करता। यहाँ पर मैं बस ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि मैं स्कूल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने को मना कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो उतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता जिस तरीके से वो नेचुरली ग्रो करता। तो उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालिए सिर्फ इस चीज को सोचकर कि आपके फ्रेंड्स का या आपके नेबर्स के बच्चे स्कूल जाना 2 साल की एज में, 1.5 साल की एज में शुरू कर दिया था, तो आपने भी उसको स्कूल भेज देना है। आप खुद ही सोचिए, घर में आपके कोई अनजान इंसान आ जाता है तो आप अपने बच्चे को कैसे छुपा लेते हैं, पता नहीं कौन इंसान है, कैसा इंसान है, हमारे बच्चे का इसके साथ जाना, इसके सामने जाना सही भी है या नहीं है। लेकिन आप एक स्कूल में उस बच्चे को भेज रहे हैं जहाँ पर इतने सारे स्ट्रेंजर बच्चे आ रहे हैं, उनके घर का एनवायरमेंट आपको पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। तो पहले देखिए कि क्या आपका बच्चा मेंटली उस सब चीज के लिए रेडी है, क्या वो उतनी ड्यूरेशन के लिए आपके साथ सेपरेशन सह पाएगा या नहीं सह पाएगा। अगर आपका बच्चा उस चीज के लिए रेडी है तभी आप आगे स्टेप लीजिए। उसके अलावा कई पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाएगा वो बैठना नहीं सीखेगा, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो सोशल लाइफ उसकी कैसे बनेगी। तो आपके फैमिली मेंबर्स भी तो हैं, आप उनके साथ उसको मिलवाइए, आप उसके साथ ट्रेन में ट्रैवल कीजिए, आप उसके साथ बस में ट्रैवल कीजिए, देखिए वो किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरह से वो खुश होता है ज्यादा लोगों को देखकर। हो सकता है शुरू शुरू में वो थोड़ा सा घबराए, लेकिन धीरे धीरे जब वो रेगुलर उन चीजों को देखेगा तो उसे लगेगा कि बहुत नॉर्मल है। और आई थिंक कि वो स्कूल से ज्यादा बेटर वे में समझेगा, क्योंकि स्कूल में सिर्फ छोटे बच्चे आते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। वो अपने घर में जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरह की चीजें देखते हैं, उसी तरह की चीजें सीखते हैं और उसी तरह की चीजें करते हैं। तो वो सिर्फ कॉपी करते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे का मोटिव क्या है या उसका मीनिंग क्या है। तो क्या एकदम से आप अपने बच्चे को इस तरह के स्ट्रेंजर लोगों में भेजने के लिए रेडी हैं? क्या आपका बच्चा मेंटली इस तरह के लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार है? आपके बच्चे को पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है? तो पहले बच्चे के इन सेंसेस को डेवलप तो होने दीजिए, उसको बात करने लायक तो होने दीजिए। मैंने कुछ टाइम अभी रिसर्च किया और देखा कि कई बच्चों को ये तक बताना नहीं आता है कि उन्हें पॉटी आई है या नहीं आई है और वो स्कूल जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं एक बहुत अच्छे बहुत रेपुटेड स्कूल में गई जहां से मैंने देखा कि 2 बच्चों के चोट लगी हुई थी। तो एक बच्चे के हाथ में कोई फ्रैक्चर हुआ था और एक के सर पे पट्टी बंधी हुई थी। पूछने पर पता चला कि उन दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई थी और सीढ़ियों से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया और दोनों को चोट लग गई। तो उस केस में गलती किसकी है? गलती किसी की भी नहीं है। अभी वो बच्चे मेंटली रेडी ही नहीं है, उन्हें कोई चीज चाहिए, उनके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, वो जिद करके शायद लेते होंगे, या उस बच्चे को पता नहीं है कि कैसे रिएक्ट करना है, तो उन्होंने आपस में लड़ाई की। हो सकता है उन बच्चों ने स्कूल में, अपने घर में या आसपास कुछ ऐसा देखा हो कि
इस तरह से छीनने से या एक दूसरे को धक्का देने से वो कोई चीज अगर चाहेंगे तो वो उन्हें मिल जाएगी, और दूसरे बच्चे को लगा कि वो रेजिस्ट करेगा तो वो अपनी चीज बचा लेगा, उस वजह से दोनों को चोट लग गई। तो अभी उन बच्चों के सेंसेस डेवलप नहीं है, तो उससे बेटर मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को किसी ऐसे एक्टिविटी सेंटर में लेके जाइए जहां पर आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, ताकि वो बच्चा आपके साथ रहकर उन बच्चों के साथ मिक्सअप हो सके और धीरे धीरे सीख सके कि किस तरह से चीजें हैंडल करना है। इन सब से उसका सोशलाइजेशन भी बढ़ेगा, वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कर पाएगा, प्लस वो आपके साथ रहकर वो कंफर्ट भी फील कर पाएगा। इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़पेपर में 2 इस तरह के केसेस पढ़े जिनको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि हो क्या रहा है इस दुनिया में। हुआ क्या था, किंडरगार्टन के एक बच्चे ने एक गर्ल के कपड़ों में हाथ डाल दिया और उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया। वो बच्ची रोने लगी। उसके बाद उस बच्ची ने अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया, और अगले दिन उस बच्ची के पेरेंट्स आए, दूसरे बच्चे के पेरेंट्स को भी बुलाया गया। जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुमने अपनी क्लासमेट के साथ ऐसा क्यों किया, उसने सबको बताया कि मेरे पापा डेली मेरे साथ इस तरह से करते हैं, मैं घर जाता हूँ तो कई बार मेरी पैंट उतार देते हैं और मेरे प्राइवेट पार्ट को जब टच करते हैं तो सारे लोग खुश होते हैं। तो उस बच्चे को लगा कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, इसमें सब लोग खुश होते हैं, तो एक फन की चीज है, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए उस बच्चे ने इस तरह से करा, उसके पीछे उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। लेकिन जब घर वालों ने इस तरह की बात सुनी कि उस बच्चे के साथ मस्ती मजाक में किया गया, उनका एक ये छोटा सा एक्ट कितना बड़ा रूप ले सकता है। तो घर में आप बच्चों के सामने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। मैंने भी कई बार ऑब्जर्व किया है कि घर में छोटे छोटे बच्चों के साथ, स्पेशली बॉयज के साथ, इस तरह की हरकतें बहुत करी जाती है। उनकी पैंट नीचे उतार दी और उनके साथ मजाक किया, उनके बड़े बिना कपड़ों के उनकी फोटोज ले लेते हैं और बाद में उन्हें दिखा के उन्हें चिढ़ाते हैं। तो उन बच्चों को लगता है ये सब बहुत नॉर्मल है, और उनको नहीं पता है कि लड़का लड़की का क्या डिफरेंस है। अपने साथ वाले बच्चों के साथ में भी लड़का या मे भी लड़की के साथ जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो फ्यूचर में ये बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो जब आप बच्चे के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप उसको क्या चीज सिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कई बार बच्चे के साथ आप लोग जिद करते हैं कि नहीं ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, या बच्चे को बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। सपोज बच्चा खड़ा हुआ है तो आप उसे फोर्स करते हो कि नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ, बच्चा रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं बैठना है, वो किसी चीज में इन्वॉल्व है, वो खेलना चाहता है, लेकिन आप उसे फोर्स करते हो कि नहीं बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। तो उस वजह से क्या होता है, बच्चा इरिटेट हो जाता है, उसका मन नहीं है वो चीज करने का, चाहे उसका बैठने का मन नहीं है, चाहे उसका आपको किस करने का मन नहीं है, चाहे उसका आपको हक करने का मन नहीं है, बट आप उसे बहुत फोर्सफुली बार बार उस चीज को बोलते हैं। तो उसको पता नहीं है उसको किस तरह से मना करना है। तो कई बार वो चिल्ला के आपको मना करेगा, कई बार वो रेजिस्ट करेगा, कई बार वो रो के मना करेगा, कई बार हाथ उठाएगा। तो ये सब आपके एक्शन के ही रिएक्शन है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। अब जब वो इस तरह की हरकत करेगा कि वो आगे से हाथ उठा रहा है या आगे से चिल्ला रहा है, तो बड़े लोग बोलेंगे कि अरे इस बच्चे को तो कुछ तमीज ही नहीं है, इसको तो कुछ सिखाया ही नहीं है, इसके पेरेंट्स ने इसे कुछ अकल ही नहीं दी, ये तो हम पे हाथ चला रहा है, ये तो हम पे चिल्ला रहा है, ये तो जिद कर रहा है। उस बच्चे को पता नहीं है जिद का मतलब, उस बच्चे को पता नहीं है हाथ चलाने का मतलब, उस बच्चे को कुछ नहीं पता है। वो आपके एक्शन का एक रिएक्शन है, आप उसे फोर्स कर रहे हो। किसी जानवर को भी अगर आप परेशान करोगे तो वो भी तो रिएक्ट करेगा ना, उसी तरह वो बच्चा भी, उसको अभी पता नहीं है कि किस तरह से मारना है, किस तरह से जिद करनी है, किस तरह से लड़ाई करनी है। वो बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि उसे वो चीज नहीं करनी है जिसके लिए आप उसे फोर्स कर रहे हो, उसे आप खुद से जिद्दी बना रहे हो, उसके साथ आर्ग्यू कर रहे हो। उसको नहीं पता आर्ग्यूमेंट अभी क्या है, बट हाँ धीरे धीरे वो आपको देखकर ऑब्जर्व करेगा, वो आपसे सीखेगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब उसे पता चल जाएगा कि आप उसे किसी चीज के लिए जब इस तरह से फोर्स करोगे और वो अगर आगे से चिल्लाएगा या रोएगा या आप पर हाथ उठाएगा तो आप वो चीज नहीं करोगे, तो उसे लगेगा ये एक्शन का ये रिएक्शन है, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ये चीज नहीं होगी, तो वो आगे को उस चीज को कंटिन्यू करेगा। तो अगर कोई बच्चा इस तरह से एग्रेशन दिखा रहा है और धीरे धीरे एग्रेसिव होता जा रहा है, तो आप देखिए कि कहीं आपके एक्शन में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से उसको इस तरह का रिएक्शन देना पड़ रहा है, और उसके लिए वो धीरे धीरे चीज उसकी हैबिट बनती जा रही है, क्योंकि अभी उसकी हैबिट्स डेवलप नहीं हुई है और उसकी किसी भी हैबिट को डेवलप होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो आप इनिशियल स्टेज में ही उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अपने एक्शन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फुल्ली मैच्योर हैं, आपका ब्रेन काम करता है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, किसे चिल्लाना कहते हैं, किसे लड़ना कहते हैं, किसे मारना कहते हैं। उस बच्चे को कुछ नहीं पता है। और 5 ईयर की एज तक तो वैसे भी उस बच्चे के अभी न्यूरॉन्स ही बन रहे हैं, अभी तो कनेक्शन बनने उसके शुरू हुए हैं जो पूरी लाइफ उसके साथ चलने हैं। तो इस टाइम पे उसको इस तरह से डिस्टर्ब मत कीजिए। अपने एंजॉयमेंट के लिए उस बच्चे के अंदर ऐसी खराब हैबिट्स को डेवलप मत होने दीजिए। अगर आप उस बच्चे से सच में प्यार करते हैं तो फ्यूचर में आपको ही बुरा लगेगा कि ये बच्चा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसका दोष कभी आप खुद से नहीं लेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि अरे हमने तो ऐसा थोड़ी कुछ करा था, ये तो इसके पेरेंट्स की गलती है, उन्होंने सही से परवरिश नहीं दी। लेकिन अगर किसी के माँ बाप उसको सही से परवरिश देने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, तो उनके लिए इस चीज को डिफिकल्ट मत बनाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, ताकि वो एक अच्छे इंसान को बनाने के जिस रास्ते पर है उस पर वो अच्छे से चल सके और सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि आपके छोटे छोटे एक्शन की वजह से उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपना सब कुछ
सेक्रीफाइस करके बैठे हैं, सब चीजें मैनेज करने के लिए रेडी हैं, सारे हर्डल्स वो फेस कर रहे हैं, लेकिन आपका एक छोटा सा एक्शन, उस बच्चे का रिएक्शन जो क्रिएट कर रहा है, वो उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और जिस वजह से हो सकता है आपके रिलेशन उनके साथ भी खराब हो जाए। तो छोटे बच्चों के साथ जब भी डील करें, बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से डील करें और अपने छोटे छोटे एंटरटेनमेंट के लिए उन बच्चों को यूज मत कीजिए, क्योंकि आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास टीवी है, आपके पास फोन है, बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। उस बच्चे को यूज मत कीजिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उसके साथ प्यार कीजिए, उसके साथ हम्बल रहिए, उसके साथ काइंड रहिए, तभी वो आगे को वही चीजें सीख पाएगा। उसके अलावा अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो घर पर आजकल की जनरेशन जिस तरह से स्क्रीन टाइम को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, तो बहुत सारे स्कूल्स में स्क्रीन टाइम को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल्स में जो राइम्स वगैरह हैं वो स्क्रीन पे दिखाकर सिखाई जा रही है। बच्चों का जो होमवर्क है वो उन्हें फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जा रहा है ताकि पेरेंट्स को पता चल सके। तो वो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को जब दिखाते हैं तो वो खुद भी उस फोन को यूज करते हैं, तो उन बच्चों का फोन के साथ इंटरेक्शन बढ़ रहा है। आई थिंक इट्स टाइम टू बी एन ओल्ड स्कूल नाउ। पहले के टाइम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी ना, आप कॉपी पेन पे लिख कर दे सकते हो, आपका कितना ही टाइम जाएगा। आप कॉपी पेन लीजिए, आप उससे लिखकर होमवर्क दीजिए, माँ बाप बाहर से भी पढ़कर देख सकते हैं। कॉपी पे चेक कीजिए उस बच्चे का होमवर्क कि कॉपी पे क्या लिखा है। उसके पेरेंट्स के लिए अलग से एक डायरी बनाइए, जैसे कि पहले के टाइम में चलती थी, उस डायरी में होमवर्क वेरीफाई कीजिए। पेरेंट्स पहले भी देखते थे और आज भी पेरेंट्स देखेंगे। हमारी जनरेशन ने बहुत अच्छे से उन चीजों को यूज किया है, तो हम अपने बच्चों का होमवर्क भी उस तरीके से देख सकते हैं। तो नोटबुक यूज कीजिए, पेन यूज कीजिए, बुक्स यूज कीजिए। सिर्फ स्क्रीन के बेसिस पे मत बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है इन सब एक्टिविटीज से। तो उनको एक नेचुरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। तो मेरा जो पॉइंट था स्टार्टिंग के इस वीडियो में कि बच्चों की जो सही एज है वो क्या होनी चाहिए, तो आई थिंक 6 ईयर्स से पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। अगर आप उन्हें उससे पहले स्कूल भेजना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि स्कूल में स्क्रीन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो उस बच्चे की। उसके अलावा बच्चे के साथ किस तरह से टीचर बिहेव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि टीचर अपना पर्सनल गुस्सा उस बच्चे पर निकाल रहे हैं। बच्चे के बीच में कॉम्पिटिशन हो, बट हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, बट बहुत ज्यादा कंपैरिजन ना करें कि किसी बच्चे का A+ आया है, किसी का B आया है, तो उनके बीच में बहुत ज्यादा कंपैरिजन, बहुत ज्यादा अनहेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा अपने आप में इनफ है, हर बच्चा अपने आप में सफिशिएंट है। 5 ईयर की एज तक वो अभी इतना समझने के लिए रेडी भी नहीं हुआ है कि उसको फर्स्ट आना है या सेकंड आना है। तो ये सब सोच के, ये सब डिसाइड करके अपने बच्चे को अगर आप किसी स्कूल में भेजना चाहते हैं तो तब उसे भेजिए। एंड मेक श्योर कि स्कूल में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हो जिससे उसकी कुछ अच्छी डेली हैबिट्स क्रिएट हो सके। तो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में ही स्टडीज को लेकर बहुत ज्यादा फोकस रहने की जरूरत नहीं। बच्चे को डेवलप होने दीजिए, बच्चे को ग्रो करने दीजिए, उसको देखने दीजिए कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उसको चूज करने दीजिए कि उसको क्रिएटिव पाथ पे जाना है या एजुकेशनल पाथ पे जाना है। तो उसको डिसाइड करने दीजिए, बहुत ज्यादा फोर्स मत कीजिए, बहुत ज्यादा उस पर बर्डन मत डालिए। और लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में मैं इससे रिलेटेड और वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह से लोग ट्रीट कर रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं है कि वो बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। तो प्लीज उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।